नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और आज हम द रूबिका लियाकत शो में 9 बजे आपके लिए क्या खास लेकर आए हैं आपको बता देना चाहती हूँ। लेकिन उससे पहले हम भी आप ही की तरह खूब सारी दुआएं कर रहे हैं कि टीम इंडिया जल्द से जल्द वो खबर दे जिसका हमें बेसब्री से इंतजार है और हम जानते हैं कि टीम इंडिया ये कारनामा कर दिखाएगी। क्रिकेट पर नजर रखिएगा, लेकिन खबरों पर नजर रखना भी बहुत जरूरी है। ये लगभग 12 साल बाद होगा जब टीम इंडिया फाइनल में पहुंच जाएगी वर्ल्ड कप के। इसीलिए दुआएं हमारी भी जारी है, लेकिन साथ में जारी रहेगा आपको खबरों को तफसील से बताने का सिलसिला भी। तो कौन कौन सी खबरें हैं हम आपको बता देते हैं। एमपी और छत्तीसगढ़ चुनाव का लेखा जोखा हम लेकर आपके लिए आए हैं। क्यों? क्योंकि भाई 17 तारीख को यहाँ पर छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण का और एक ही फेज में पूरे चुनाव हो जाने का तारीख जो है वो 17 तारीख है, 17 नवंबर की। तो किस रीजन में किस नेता की साख दाव पर है, किस मुद्दे पर जनता वोट करेगी, हमने आपके लिए कुछ तैयारियां की है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे हमास की। क्या हमास का अंत नजदीक है? कतर अगर ये मध्यस्थता कर रहा है तो इसका मतलब यही है ना कि कहीं ना कहीं हमास को अपना खतरा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। उत्तरी गाजा से हमास के खत्म होने का दावा हो रहा है। आतंक के खिलाफ इजराइल की अब क्या रणनीति है ये आप जानेंगे। फिर हम बात करेंगे म्यांमार की। देखिए, इस पर किसी ने अभी तक नजर नहीं डाली है। म्यांमार ने पूर्वोत्तर की चिंता को बढ़ा दिया है। यहाँ गृह युद्ध चल रहा है और भारत के लिए आने वाले दिनों में क्या यहाँ के हालात मुश्किल भरे हो सकते हैं ये आपको बताने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि मिजोरम सीमा पर शरणार्थी समस्या बढ़ती चली जा रही है। और फिर बात करेंगे मेरा हिंदुस्तान है कि भाई दूज मनाने की वजह क्या है, भाई दूज और कृष्ण का रिश्ता क्या है, आप जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चुनाव को वैसे तो हम सब लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव मानते हैं, लेकिन हकीकत में ये हमारे देश का सबसे बड़ा उत्सव है। ये चुनाव ही है जो हमें असल हिंदुस्तान के दर्शन कराते हैं। इस चुनाव में इतने रंग दिखते हैं और इतनी सारी दिलचस्प कहानियां और हकीकत सामने निकल कर आती है कि हर कोई वोटर की जागरूकता और लोकतंत्र की ताकत देखकर दंग रह जाता है। बहरहाल आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन रहा। आखिरी दिन कांग्रेस और बीजेपी के अलावा छोटी पार्टियों और निर्दलियों ने वोटरों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए पूरा जोर लगा दिया। इन 5 राज्यों में मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, जहां पर विधानसभा की आप देखिए 230 सीटें आती हैं और लोकसभा की कुल मिलाकर 29 सीटें हैं। मध्य प्रदेश का ये मैप जो इस वक्त आपके सामने नजर आ रहा है, हम मोटे तौर पर 6 इलाकों में बांटेंगे और 6 इलाके आप देख लीजिए। एक तो चंबल है, एक मालवा निमाड़ है, एक विंध्य है, एक महाकौशल है और एक मध्य भारत और बुंदेलखंड है। ये 6 इलाकों में बांटा है। फिर देख लीजिए, सबसे पहले है मालवा और निमाड़, उसके बाद वो चंबल का इलाका है, उसके बाद विंध्य आ जाता है और फिर बुंदेलखंड उसी से लगता हुआ और उसके बाद आप देखिए महाकौशल का इलाका और मध्य भारत। 2018 में मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से कांग्रेस को 114 सीटें मिली थी, यानी बहुमत से 2 कम सीटें मिली थी। जबकि 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद बीजेपी को मिली थी 109 सीटें। समाजवादी पार्टी 1 सीट, बीएसपी 2 सीट और 4 सीटों पर निर्दलीय चुनाव जीते थे। इस चुनाव में कांग्रेस का वोट प्रतिशत करीब 8% बढ़ा था। उसे करीब 40.09% वोट मिले थे। मैं इस वक्त कांग्रेस की बात कर रही हूं। 40% वोट उसे मिले थे। बीजेपी को उससे ज्यादा 41% वोट मिले थे, लेकिन सीटें कम मिली थी सत्ता से। लेकिन बीजेपी को हटना पड़ा। बीजेपी को 1,56,42,980 वोट मिले थे पिछले चुनावों में, जबकि कांग्रेस को कितने मिले थे? 1,55,95,153 वोट जो है वो पड़े थे। तो इस तरह सबसे ज्यादा वोट मिलने के बावजूद बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी या सरकार नहीं बना पाई। यह भी लोकतंत्र का एक अलग रूप है। जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले वो सत्ता से बाहर हो गई, उससे कम वोट लेने वाली पार्टी सत्ता में आ गई। हालांकि कमलनाथ की सरकार 15 महीने बाद ही ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत की वजह से चली भी गई। लेकिन हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश में किस इलाके की सियासी अहमियत कितनी है, तो हम वहीं लौट आते हैं बनिस्बत पिछली बार क्या हुआ। सबसे बड़ा और अहम इलाका है मालवा और निमाड़। सीटों के लिहाज से ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इलाका है। इसका केंद्र है इंदौर। इस इलाके में
66 विधानसभा सीटें, यानी 1/3 सीट आप मान लीजिए। इसीलिए जो पार्टी इस इलाके में बढ़त हासिल करती है, मालवा और निमाड़ में, वही सरकार बनाती है, पॉलिटिकल पंडित ये कहते हैं, और इतिहास भी इसका गवाह रहा है। ये इलाका बीजेपी का परंपरागत गढ़ माना जाता है, लेकिन 2018 में यहां से बीजेपी सिर्फ 28 सीटें जीत पाई थी, जबकि कांग्रेस को मिली थी 35 सीटें। इसी कारण एमपी में बीजेपी को सत्ता से बाहर होना पड़ा था। इस बार बीजेपी ने खास जोर यहां पर लगाया है। इंदौर और इंदौर के जरिए पूरे मालवा की सीटों पर असर डालने के लिए बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर से चुनावी मैदान में उतारा। उनके इलाके में कल पीएम मोदी ने रोड शो भी किया था, याद होगा। ये उसी की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। फिर कांग्रेस के दिग्गज है और पूर्व मंत्री हैं जीतू पटवारी, वो इंदौर की राऊ सीट और सज्जन वर्मा सोनकत सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। ये दोनों भी बड़े जाने माने चेहरे हैं। सिंधिया की बगावत के बाद जो उपचुनाव हुआ था ना, उसके बाद फिलहाल मालवा निमाड़ में बीजेपी के पास 33 है और कांग्रेस के पास 30 सीटें हैं, और बाकी दलों के पास 3-3 सीटें मौजूद हैं। तो ये पूरा लेखा जोखा आपके सामने है। मालवा से अगर आगे बढ़ेंगे तो ग्वालियर और चंबल क्षेत्र आएगा। इसका सेंटर क्या है? ग्वालियर। ग्वालियर की सियासत का सेंटर कौन है? सिंधिया। ये वो इलाका है जो आज़ादी से पहले की ग्वालियर रियासत के अंडर आया करता था। यहाँ पर सिंधिया खानदान का बहुत रसूख माना जाता है। 2018 में यहाँ पर 8 जिलों की कुल 34 सीटों में 26 कांग्रेस ने जीती थी और बीजेपी को 7 सीटें मिली थी। बीएसपी 1 सीट पा चुकी थी। 2020 में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया 22 कांग्रेस विधायकों के साथ बीजेपी में चले गए, तो उनके ज्यादातर समर्थक विधायक इसी क्षेत्र से थे जो उनका साथ दे रहे थे। इस बार भी इस इलाके में सिंधिया की साख दांव पर है। कांग्रेस उनकी बगावत को मुद्दा बना रही है। आज खुद प्रियंका गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला बोला। सुनिए क्या कहा उन्होंने। इनके जो सारे नेता हैं ना, बड़े विचित्र टाइप के नेता हैं। पहले तो हमारे सिंधिया जी, जानते हैं, मैंने उनके साथ यूपी में काम किया। क्या है कि कद में थोड़े छोटे पड़ गए हैं? लेकिन अहंकार में तो भाई वाह। महाराज बोलने की आदत नहीं है, लेकिन भैया उनके पास जो भी कार्यकर्ता जाता था कहते हैं दीदी कि हम क्या करें, महाराज महाराज कहना पड़ता है, हमारे मुंह से नहीं निकलता तो फिर कुछ काम ही नहीं होता हमारा। वैसे उन्होंने अपने परिवार की परंपरा अच्छे से निभाई है। अब जब ये सुना सिंधिया ने, तो वो हमलावर हुए। सिंधिया लगातार कांग्रेस पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं और क्या दावा कर रहे हैं कि जीतेगी तो बीजेपी ही। सुनिए। आप अपना लकीर लंबा खींचो ना, दूसरे की लकीर छोटे खींचने से आपका कोई लाभ नहीं होने वाला। ये कांग्रेस की मानसिकता मैं त्याग करके आ गया हूं। बीजेपी इस इलाके की अहमियत जानती है और इसीलिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर खुद मुरैना जिले की दिमनी सीट से विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने जैसा मैसेज कैलाश विजयवर्गीय को उम्मीदवार बनाकर दिया, वैसा ही मैसेज बीजेपी नरेंद्र सिंह तोमर के जरिए देने की कोशिश में है। मतलब ये कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो तोमर भी सीएम बन सकते हैं, लेकिन तोमर पर इस वक्त लगातार कांग्रेस हमलावर है। और इसलिए हमलावर है क्योंकि तोमर के ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनके बेटे ने जो है वो करप्शन और कुछ पैसा इधर से उधर गबन करने की कोशिश की है। वो वीडियो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कांग्रेस सामने रखने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ नरेंद्र सिंह तोमर ये ट्वीट करके बता रहे हैं कि ये फर्जी वीडियो है और सबूत हो तो सामने आ जाइए। बाकायदा इस पर एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है बीजेपी की तरफ से। इन दोनों दिग्गजों के अलावा, मतलब एक तो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो गए और दूसरा तोमर हो गए। इस इलाके में कांग्रेस की तरफ से अगर कहूं तो सीएम दिग्विजय सिंह भी बहुत मजबूत हैं। उनके बेटे जयवर्धन और भाई लक्ष्मण सिंह दोनों विधायक हैं और दोनों इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर कुछ सीटों पर बीएसपी और समाजवादी पार्टी का भी प्रभाव है। तो अगर ये कहूँ कि ये सिर्फ 2 पार्टियों के बीच नहीं, ये 4 कोनों पर लड़ाई है तो गलत नहीं होगा। सिंधिया की बगावत के बाद यहाँ फिलहाल बीजेपी के पास 17 है सीटें, कांग्रेस के पास 16 सीटें हैं और बीएसपी के पास 1 सीट है। अब आपको ले चलती हूँ दूसरे अहम क्षेत्र, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और सीएम कैंडिडेट कमलनाथ का घरेलू क्षेत्र है और इसका सेंटर कौन हुआ? जबलपुर।
यहाँ आदिवासी वोटर्स बहुत भयंकर रूप से निर्णायक हैं। मालवा और चंबल की तरह 2018 में कांग्रेस ने यहाँ भी स्वीप किया था। 2018 में कांग्रेस चुनाव जो हुआ था उसमें कांग्रेस ने 24 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी को 13 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। एक सीट निर्दलीय को यहाँ मिली। कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा महाकौशल में ही आता है। वो छिंदवाड़ा से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उनके गढ़ में ही घेरने के लिए बीजेपी ने खास रणनीति बनाई है और इसीलिए पहली बार कमलनाथ को यहाँ सबसे ज्यादा टाइम देना पड़ रहा है। इसके अलावा उनके बेटे कांग्रेस सांसद नकुलनाथ ने भी खूब प्रचार प्रसार किया है। बीजेपी ने 2 केंद्रीय मंत्री सहित 3 सांसदों को विधानसभा उम्मीदवार बनाया है, जिसमें नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल हैं, निवास से फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, जबकि सांसद राकेश सिंह जबलपुर पश्चिम से चुनाव लड़ रहे हैं। पटेल ओबीसी हैं, कुलस्ते आदिवासी हैं और राकेश सिंह सामान्य जाति से आते हैं। ये मध्य भारत की बात करने की अब बारी आ गई है। नर्मदा नदी के किनारे बसे इस इलाके को भोपाल नर्मदापुरम क्षेत्र भी कहा जाता है, जिसमें विधानसभा की 36 सीटें हैं। राजधानी भोपाल इसका सेंटर है, जो परंपरागत रूप से बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इस क्षेत्र में फिलहाल बीजेपी के पास 24 और कांग्रेस के पास 12 विधायक हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल के नजदीक बुधनी से विधायक है। शिवराज सिंह का भरोसा है कि उनके काम और लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाओं से उनकी जीत या बीजेपी की जीत पक्की है। सरकार ने हमने एक परिवार चलाया है और परिवार चलाने के कारण परिवार का स्नेह और विश्वास भी साथ में है। परिवार मतलब मध्य प्रदेश। आपने पूरे मध्य प्रदेश को परिवार कहा है, लेकिन आपके विरोधी ये कहते हैं कि रोटी बहुत देर तक अगर पलटी ना जाए तवे से तो वो काली हो जाती है, जल जाती है। मुझे ये समझ में नहीं आता, अगर रोटी जल रही है तो सुबह शाम दिन रात सोते उठते ट्विटर सोशल मीडिया उनको केवल शिवराज सिंह चौहान क्यों दिखता है? सपने में भी मैं ही दिखाई देता हूं उनको। अब देखिए, ये सब तो निर्भर करता है वोटर्स पर कि वो किसे अपने सपने में लाते हैं और जो सपने में आ रहे हैं उनके सपने साकार करते हैं कि नहीं करते हैं। यूपी से सटे विंध्य की अब मैं बात कर लूँ। इस खंड में अगर आप आएँ तो कांग्रेस का जो है इसे गढ़ कहा जाता था। बाकायदा इस खंड को बघेल खंड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर ठाकुर ब्राह्मण खूब दबदबा रखते हैं क्योंकि ओबीसी और दलित राजनीति यहाँ बहुत प्रभावी है। 2018 में बीजेपी यहाँ से लगभग स्वीप कर चुकी थी। विंध्य की 30 सीटें हैं और इसमें से बीजेपी ने 24 सीटें जीती थी, कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटें मिली थी। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल जो हैं वो दिग्गज यहाँ पर माने जाते हैं और चुरहट से वो चुनाव हार गए थे। इस बार बीजेपी के 2 सांसद सतना से गणेश सिंह और सीधी से रीति पाठक इस क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी मेंबर है कमलेश्वर पटेल, वो सिहावल सीट से मैदान में है। आखिर में अब बात बुंदेलखंड की करेंगे। यहाँ पर विधानसभा की 26 सीटें हैं। हीरों की खदान वाले, खजुराहो से मशहूर मंदिर वाले ये वो इलाके हैं जहाँ पर यूपी की राजनीति की छाप दिखती है। इसीलिए यहाँ समाजवादी पार्टी और बीएसपी का वोट बैंक भी है। बुंदेलखंड में सुप्रीम को माफ़ कीजिएगा SC, ST और OBC वोटर्स की जो संख्या है वो 60% से अधिक है। लिहाजा यहाँ पर उमा भारती और प्रहलाद पटेल का असर बहुत दिखता है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया से विधायक हैं। इसके अलावा बीजेपी के दिग्गज गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ये इसी इलाके से आते हैं, बुंदेलखंड से। इस क्षेत्र में बीजेपी के 17 और कांग्रेस के 7 विधायक हैं और बाकी के खाते में 2 हैं। MP देश का दिल कहा जाता है। MP गजब है, आपको याद होगा वो एड बहुत फेमस हुआ था। वो दिल है, इट्स द हार्ट ऑफ आवर कंट्री। और इस इलाके ने लोकसभा और विधानसभा में हमेशा बीजेपी का साथ दिया है। कांग्रेस यहाँ सर्वे में जीत का दावा कर रही है। बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में बदलने की पुरजोर कोशिश कर रही है। यहाँ पर बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी ने 7 दिन में 15 जिले कवर किए। इस दौरान पीएम की 14 रैलियां हुई और 1 रोड शो भी, जबकि अमित शाह ने 13 जिलों में 17 रैलियां और 2 रोड शो किए। इसके अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने भी खूब सारी रैलियां की।
अगर दोनों पार्टियों के दिग्गजों की बात करूं तो चुनाव प्रचार में शिवराज सिंह ने कमलनाथ से ज्यादा मेहनत करने का दावा किया है। कमलनाथ कह रहे हैं कि हम ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन रैली जब हमने गिनी तो आप देखिए 160 से ज्यादा सभा जो है वो शिवराज सिंह चौहान ने की है और कमलनाथ ने 114 सभाओं को किया है। पिछले 7 दिनों में 58 रैलियां शिवराज सिंह चौहान ने की है और पिछले 7 दिनों में 21 रैली जो है वो कमलनाथ कर रहे हैं। तो ये जो है आप इस वक्त चुनाव प्रचार में और चुनाव प्रसार में कौन कितनी ताकत लगा रहा है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी की अगर बात करूं तो 5 दिन देकर 10 रैली और केवल 2 रोड शो उनकी तरफ से हुए हैं, जबकि प्रियंका गांधी ने 6 दिन प्रचार किया है, 10 रैलियां की हैं और 1 रोड शो किया है। एमपी के अलावा छत्तीसगढ़ में भी प्रचार आज खत्म हो गया। चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ में 2 दौर की या 2 फेज की वोटिंग कराने का फैसला किया था। पहला तो 7 नवंबर को हुआ, जिसमें बस्तर और आसपास के नक्सली बेल्ट वाली जो 20 सीटें हैं वहां पर वोटिंग हुई थी। 17 नवंबर को प्रदेश की बाकी बची 70 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 2018 में 15 साल बाद सत्ता में लौटी थी। भूपेश बघेल ने पूरे 5 साल तक छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की राजनीति की, इसीलिए चुनाव प्रचार की शुरुआत में यहां कांग्रेस का पलड़ा साफ तौर पर भारी दिख रहा था। लेकिन महादेव ऐप और भ्रष्टाचार के मामले उठाकर बीजेपी ने चुनाव को इस वक्त कहा जा रहा है बराबरी पर ला दिया है। मध्य प्रदेश में जनरल कैटेगरी के वोटर की संख्या अगर मैं बताऊं तो 15% है। राज्य में ओबीसी वोटर्स की संख्या करीब 38% है। आंकड़ों के लिहाज से अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है वो ओबीसी वोटर्स हैं। यही वजह है कि सभी राजनीतिक दल इस वोट बैंक पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। राहुल गांधी ने भी इस वजह से सत्ता में आने के बाद ओबीसी के लिए सर्वे कराने की बात कही थी। इसके अलावा एससी वोटर्स की जो संख्या है वो 16% है और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी वोटर्स की संख्या 21% है। अब जरा इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि आप अगर इन इलाकों में हैं, अगर आप मध्य प्रदेश के वोटर हैं, अगर आप छत्तीसगढ़ के उन इलाकों के वोटर हैं जहां दूसरे फेज में चुनाव होने वाला है, तो मतदान जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप ही डिसाइड करेंगे कि अगले 5 साल कौन सत्ता में रहता है और कौन सरकार चलाता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमास की। और अब बात करेंगे गाजा पट्टी में आतंकवादियों के खिलाफ जारी जंग की। इजराइल की सेना ने यह दावा किया है कि उत्तरी गाजा से हमास के आतंकवादियों का पूरी तरह सफाया कर दिया गया है। उत्तरी गाजा पर अब इजराइल की सेना का पूरी तरह नियंत्रण स्थापित हो चुका है। हमास के आतंकवादी अस्पतालों में छुपे हुए हैं। गाजा पट्टी के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा हॉस्पिटल के अंदर भी हमास के आतंकवादी छुपे हुए हैं। अल शिफा अस्पताल में इजरायली डिफेंस फोर्सेस घुस चुकी है और अस्पताल के अंदर ही हमास के आतंकवादियों से आमने सामने की जंग इस वक्त चल रही है। इजराइल की सेना ने हमास के आतंकवादियों से सरेंडर करने के लिए कह दिया है। इजराइल ने यह दावा किया है कि अल शिफा अस्पताल के नीचे ही हमास का हेडक्वार्टर है। इस हेडक्वार्टर में हमास के कई टॉप कमांडर और सैकड़ों आतंकी छुपे हुए हैं। गाजा सिटी सेंटर और गाजा स्ट्रिप के वहां भी इजरायली सेना ने कंट्रोल स्थापित कर दिया है, ये कहा जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक अल शिफा अस्पताल में करीब 2300 मरीज और स्टाफ इस वक्त मौजूद हैं। 40 दिन से जारी जंग में अब तक गाजा पट्टी में 11,300 लोगों की मौत हुई है, जबकि इजराइल के 1200 नागरिकों की मौत अब तक हो चुकी है। अल शिफा अस्पताल में इजरायली सेना के घुसने से पहले वहां मौजूद लोगों को बाहर निकालने के लिए सुरक्षित रास्ता मुहैया कराया गया। अल शिफा अस्पताल के मैनेजर और इजरायली CLA अधिकारी के बीच इसे लेकर जो बातचीत हुई है उसकी रिकॉर्डिंग भारत 24 के पास मौजूद है। पहले आप वो रिकॉर्डिंग सुन लीजिए और उसके बाद हम बात करेंगे। أي واحد إذا بده يتخرج من المستشفى وللمستشفى شارع الوحدة من الجانب الشرقي تاع المستشفى مفتوح. ما في قوات جيش في كل الجانب الشرقي من المستشفى. القوات تبع جيش الدفاع الإسرائيلي مش موجودين في شارع الوحدة. مش موجودين في شارع الوحدة. هو مش موجودين في شارع الوحدة، بس في الطيران موجود. لا 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 الطيران. مش من عنا. أي واحد بده يتخرج وحور بدون أي مشكلة.
تمام. كمان- سيارات الاسعاف مسموح تطلع وتنزل برضه نفس الكلام. ما अल-शिफा अस्पताल में आतंकी छिपे बैठे हैं, फिर भी लोगों को बाहर निकलने का सेफ पैसेज दिया गया। आपने सुना ना, ये जानते हुए भी कि आम लोगों की आड़ में आतंकी फरार हो सकते हैं या फिर इजरायली सेना पर हमला कर सकते हैं, बावजूद इसके लोगों को बाहर निकलने के लिए रास्ता दिया गया। अल-शिफा हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज जनरेटर चलाकर हो रहा है और हमास के आतंकी डीजल नहीं पहुंचने दे रहे थे। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने अस्पताल के अधिकारियों से बात की, 300 गैलन डीजल मुहैया कराया। अस्पताल के उस वक्त हमास के आतंकी वहां पर मौजूद थे, ये दावा था, इसीलिए सेना ने अस्पताल के करीब तक डीजल पहुंचाया और उसके आगे अस्पताल से ये कहा कि वो डीजल ले जाए। इजरायली CLA और शिफा अस्पताल अधिकारियों के बीच एक और बातचीत हमारे पास आई है, आप उसे भी सुन लीजिए। तस्वीरें तो आपने देख ली होगी, लेकिन अब ऑडियो एक बार फिर से सुन लीजिए। احنا سنحط الوقود هاي في مفرق المجلس التشريعي، هاي مفرق تاع الشوارع عمر المختار وشارع الناصر. مع النصر تمام. راح يحكي معك، راح يقول لك لما حطينا الجالونات هدول وهم موجودين، بعد ما نحط الجالونات القوات تبعتنا راح يبعدوا لورا عشان ما يكونوا قوات تبعتنا جنب المفرق. انت ابعت سيارة اسعاف تحضر الوقود। तो आतंकवादियों के आपने इस चेहरे को पहचान लिया होगा। कहते हैं कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं आज़ादी की, लेकिन वहाँ पर मासूम सिविलियंस के पीछे छिपकर वार करते हैं और उनको शील्ड बनाते हैं, और अगर वो शील्ड हटने की कोशिश करे तो उसी शील्ड को नुकसान पहुंचाकर उसे मार डालते हैं। अब आतंकवादी जो अस्पताल में छिपे हुए हैं, मस्जिदों में छिपे हुए हैं, स्कूलों में छिपे हुए हैं, ये हमास के आतंकवादी हैं, ये कोई लड़ाके नहीं हैं। इन आतंकवादियों ने इजराइल में जो किया उसका कबूलनामा हमारे पास मौजूद है, वो कबूलनामा भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक घर के अंदर बनाई गई कुछ तस्वीरें दिखाना ज़रूरी है। ये हथियार फैक्ट्री घर के अंदर थी, जिसे इजराइल की सेना ने ढूंढ निकाला। इस फैक्ट्री में बॉम्ब बनाए जाते थे, ईरान और हिजबुल्लाह से मिले ड्रोन्स असेंबल यहाँ किए जाते थे, इन्हें असेंबल करके इजराइल की सेना पर हमला किया जाता था। और ये फैक्ट्री कहाँ बना रखी थी? बच्चियों के बेडरूम के ठीक सामने। अभी आपको तस्वीर में नजर आएगा, पिंक कलर का बेडरूम आपको नजर आ रहा है कि नहीं? उसी मानसिकता को ये लोग क्या कहते हैं कि आज़ादी की लड़ाई हो रही है। ये बिल्कुल इस बगल में यहाँ पर ये हथियार बनाने का और असेंबल करने का पूरा साजो सामान आपको मिला था। जो बम बना रहे थे वो अपने बच्चों को क्या सिखा रहे होंगे? गाजा पट्टी में हमास के आतंकी अस्पतालों में छुपे हैं। तस्वीरें आपने देखी, हमास के आतंकवादी आवागमन के लिए किन गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आतंकवादी एम्बुलेंस में बैठकर जा रहे हैं। हमास के आतंकवादी जानते हैं कि उनका हश्र क्या होने वाला, और इसीलिए वो घायलों और ज़रूरतमंदों के लिए इस्तेमाल होने वाली एम्बुलेंस में हथियार एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं। आतंकवादियों को एक ठिकाने से दूसरे ठिकाने तक पहुंचा रहे हैं। दो टॉप आतंकी कमांडरों के बीच एम्बुलेंस के इस्तेमाल को लेकर हो रही बातचीत का ऑडियो भी हमारे पास है, उसे सुनिएगा। لا يا اخي عندي شافات قادر اطلع معي اسعاف. يا عم في خاف خليه يجيك ياخذك ينزلك على باب الدار. يا عمي ما انا في شافات بتطلع وبتنزل قادر اطلع مع اي اسعاف، بس مش فاهم الفكره. आतंकवादी एम्बुलेंस में घूम रहे हैं, आतंकवादी स्कूलों में छिपे हुए हैं, अस्पताल में छुपे हुए हैं। सवाल यह है कि आतंकवादी एम्बुलेंस में बैठकर जाते कहां हैं? हमास के आतंकवादियों ने अस्पताल में अपने बेस कैंप बना रखे हैं। इन बेस कैंप तक आने जाने के लिए ये आतंकी एम्बुलेंस का इस्तेमाल करते हैं। अल शिफा अस्पताल में इजरायली सेना और हमास आतंकियों के बीच जंग जारी है, लेकिन एक है रंतीसी अस्पताल, वहां भी आतंकवादी छिपे बैठे हैं। रंतीसी अस्पताल में लोगों को निकालने के लिए पूरी जद्दोजहद इजरायली सेना करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उन्हें वहां से निकलने में रोका जा रहा है। अस्पताल के अधिकारियों ने इजराइल के अधिकारियों से उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की गुहार लगाई। वो रिकॉर्डिंग भी हमारे पास मौजूद है, और इस रिकॉर्डिंग की बातचीत को पहले मैं चाहती हूं आप सुनिए।
سؤال انه هل الاسعافات ما بتقدر تصلني؟ لا انا راح اعمل لك تنسيق من مركز الاسعافات تكلكش. انا موجود جنب الجيش، كله راح يكون تمام. طب انت الاسعافات هتحمل المرضى والطواقم الطبيه؟ ما في اي مشكله. طيب النازحين لازم يطلعوا من المستشفى. طب كيف يطلعوا؟ الحين يحملوا مثلا يرفعوا رايات بيضاء ويمشوا مع بعض ويطلعوا من الباب ويضلوا. صحيح. इजरायली डिफेंस फोर्स को ये भी डर है कि आतंकी आम लोगों के अनावरण में या भेष में फरार हो सकते हैं, हमला कर सकते हैं। सैनिक इसे लेकर संदेह में है और वो संदेह जता भी रहे हैं। बावजूद इसके मानवता को ऊपर रखते हुए इजरायल आम लोगों को बाहर निकालने के लिए सेफ पैसेज दे रहा है। बार बार उसकी सेना ऐसे सबूत दे रही है। खुद इजरायली सेना उन्हें कॉर्डन ऑफ कर रही है। ככל הנראה יש גם חמושים בתוך ההמון הזה, זה נשים, ילדים וכולי, ויש גם כנראה חמושים בפנים. אני כרגע משפר עמדה כדי להיות איתם קשר ענייני, להעביר את הדיווח הכי מדויק שיש. המ"פ חושב שמזהה שם גם חמושים. אני מעריך שכן מוודא, העסק פה לבינתיים בשליטה, אם יהיה משהו חריג הוא לא יחיה. אבל בסדר, כרגע הם כבר ממש מתרחקים, יש טפטוף אחרון של יציאה מבית חולים רנטיסי. כל מי שיוצא מרים ידיים ובורח מזרחה, זו הסיטואציה כרגע. तो हमास के नेवल ऑपरेशन के कमांडर के घर इजरायली सेना ने रेड की। आप देख लीजिए उसका घर कहां बना हुआ है। ये घर एक स्कूल के ठीक बगल में बना हुआ है। इस आतंकवादी के घर के पास में ही हमास आतंकियों ने टनल भी बनाई हुई थी और ये टनल तमाम सुविधाओं से लैस। जमीन से 20 मीटर नीचे बनाई गई इस टनल में बिजली की पूरी व्यवस्था की गई थी। 20 मीटर यानी जमीन से करीब 7 मंजिल नीचे। इस टनल के दरवाजे हार्ड स्टील से बनाए गए थे जो बम धमाकों को आराम से झेल सकते हैं। यह अस्पताल के अंदर जाकर खुलती थी जो कि टनल से करीब 200 मीटर की दूर था। रंतीसी अस्पताल के नीचे से होते हुए यह टनल आगे कहां तक जाती थी अभी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन ये तस्वीरें आपको साफ तौर पर समझ में आ रहा होगा। Now I want to show you an operational tunnel. The tunnel is built with electricity. We first saw the solar panels, then the electricity goes here, and it goes down directly to the tunnel. Now you can see the tunnel. You can see the tunnel. The tunnel is let down more than 20 meters down. The rowboat found a door that is bulletproof. It's explosives proof, so This is Rantisi Hospital, and this is the place where I showed you the tunnel. I want you to see. Now, we are now in the area of the basement of the hospital. I want to show you a room where we found all the gear, the operational gear of Hamas. अस्पताल के बेसमेंट में हमास आतंकियों के फाइटिंग गियर्स मिल रहे हैं। अस्पताल के अंदर से गोलियां चलाई जा रही हैं। यह आतंकियों का क्रूर चेहरा नहीं तो क्या है, यह इंसानियत के हथियारों का चेहरा है। इंसानियत की हत्या करने वाले आतंकियों का चेहरा है जिसे दुनिया को पहचानना होगा। अंदाजा लगाइए कि इतनी आधुनिक सुरंगें बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ होगा। 1 किलोमीटर सुरंग में दिल्ली मेट्रो की लाइन का निर्माण करने पर 552 करोड़ रुपए का खर्च आता है। जो टनल आतंकियों ने बनाई वो सुविधाओं में दिल्ली मेट्रो की टनल से बेहतर है। ऐसी 1 किलोमीटर टनल बनाने में कम से कम 50 करोड़ रुपए का खर्च तो आया ही होगा, ये मानकर चलिए। ये पैसा गाजा में स्कूलों पर खर्च नहीं होना चाहिए था। ये पैसा गाजा में बुनियादी सुविधाओं पर खर्च नहीं होना चाहिए था। अस्पताल में डीजल का इस्तेमाल करने से रोकने वाले आतंकियों से कोई क्यों नहीं पूछता है कि वहां पर ये खेती बाड़ी के लिए, स्कूलों के लिए, सड़कों के लिए, अस्पतालों के लिए पैसा क्यों नहीं खर्च हुआ। सारा का सारा पैसा जो मदद आती थी वो कहां जा रही थी, वो यहां जा रही थी। पूरी दुनिया से गाजा पट्टी में रहने वाले लोगों के लिए मदद के नाम पर जो पैसे आ रहे थे वो कहां इस्तेमाल हो रहे थे, यहां इस्तेमाल हो रहे थे। हथियार, ड्रोन, टनल्स,
बुलेट प्रूफ, ये सब खरीदने में पैसा खर्च हो रहा था। जो पैसा बच्चों का भविष्य उज्जवल बना सकता था, जो पैसा गाजा को विकसित कर सकता था, उस पैसे को आतंकियों ने गाजा का भविष्य बर्बाद करने पर खर्च किया, लड़ाका आतंकी बनने पर खर्च किया। और ऐसे आतंकवादियों का समर्थन दुनिया के कुछ मुल्क कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी बहुत से हैं। इस्लाम के पुरोधा बनने की कोशिश करने वाले ये मुल्क, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान, वो तो इजराइल को आतंकी देश बता रहे हैं। तो ये लोग कौन हैं जो मासूम लोगों का पैसा डगल जा रहे हैं, निगल जा रहे हैं, अपनी जान के अलावा किसी और की जान की परवाह नहीं कर रहे हैं, अपने वो पता नहीं कौन से मिशन की परवाह कर रहे हैं और इंसानियत की परवाह नहीं कर रहे। ये कौन है? फ्रीडम फाइटर्स। एर्दोगान से कोई पूछे? आरोप लगाया जा रहा है कि इजराइल की सेना वॉर क्राइम कर रही है। कुछ ऐसी ही भाषा कनाडा के जस्टिन ट्रूडो भी बोल रहे हैं। वो भी इजराइल को आम लोगों की मौत का जिम्मेदार ठहरा रहा है। आम लोगों की मौत का जिम्मेदार हमास कहने से कोई क्यों कतरा रहा है? आतंकवादियों के इन तरफदारों को हमास के आतंकवादियों का कबूलनामा क्यों नहीं सुनाई पड़ रहा है? हम एक बार फिर से सुनाते हैं ट्रूडो साहब को, बल्ले बल्ले करते हैं, हिंदी भी समझ में आती होगी। ये आतंकवादी किस तरीके से अपने कियों का खुलासा कर रहे हैं, ये मिस्टर ट्रूडो को सुनना चाहिए, एर्दोगान को सुनना चाहिए। حسن حسين حسين الزوجي. من وين انت؟ من رفح الشبورة. شو وظيفتك انت؟ حكيت لي انت طالب صح؟ قد ايه عمرك على فكرة؟ 21 تقريبا. 21. طالب لايش؟ طالب تمريض، كلوريس تمريض. اوكي، وشو وظيفتك في القسم؟ مسعف. يعني مسعف ايش؟ السرية؟ لا الفصيل. الفصيل؟ مو من عيد مبارك سويركي. من وين؟ جحر الديك غزة. غزة جحر الديك. وانت تنظمت اللي قبل سنة ونص. سنة ونص عم نخبر. صحيح. لما دخلت في 7 أكتوبر على إسرائيل شو كانت المهمة تبعك؟ خطر. هذه تعليمات. صحيح. आतंकी खुद अपनी जुबान से कबूल कर रहा है कि उसने इजराइल में घुसकर लोगों को किडनैप किया, उसकी ट्रेनिंग उसे मिली थी, इजरायली सैनिकों को किडनैप करने की ट्रेनिंग उसे दी गई थी। इन आतंकवादियों ने इजराइल में घुसकर जो किया है वो बयान भी नहीं किया जा सकता है, समझ लीजिए। इन आतंकवादियों ने माँ के सामने बच्चियों से गैंग रेप किया, बच्चों के सामने माँ से बर्बरता की। आज जब नेतन्याहू कहते हैं कि हमास के हर आतंकी के खात्मे तक जंग जारी रहेगी, तो वो आतंक के शिकार देश के मुखिया के तौर पर ठीक कहते हैं। हमास के आतंकवादी पूरी कौम के दुश्मन हैं, ये आतंकवादी इंसानियत के दुश्मन हैं और इनका हश्र यही होना चाहिए, लेकिन इस ख्याल के साथ कि सिविलियंस को नुकसान ना होने पाए, फिलिस्तीनियों को, वो मासूम जो कह रहे हैं कि इन हमास की बर्बरता का तो हम भी निशाना है, उनको किसी भी कीमत पर महफूज रखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचाते हैं। हमारा पड़ोसी म्यांमार, वहाँ दिक्कतें वापस बढ़ गई है और वहाँ की दिक्कतें बढ़ना मतलब हमारी तरफ भी उसकी आंच आना। और वो कैसे? 1971 में पाकिस्तान टूटकर बांग्लादेश बना। 15 अगस्त 2021 अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा किया। इन दोनों विद्रोहों से भारत की सीमा पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अब एक और विद्रोह भारत के पड़ोस म्यांमार में शुरू हो चुका है, जो भारत के लिए खतरे की घंटी है। म्यांमार में विद्रोह की चिंगारी इतनी भड़क चुकी है कि वहां से लोग भाग भाग कर भारत में शरण लेने के लिए आ रहे हैं। मिजोरम पुलिस के मुताबिक 24 घंटे के अंदर 5000 से ज्यादा लोग भारतीय सीमा में दाखिल हो गए। 2021 में म्यांमार में तख्ता पलट होने के बाद से अब तक 31,000 से ज्यादा लोग भारत में पनाह ले चुके हैं। ये ज्यादातर पूर्वोत्तर के राज्यों में आ रहे हैं और मिजोरम के लोग इनका स्वागत कर भी रहे हैं। ये भारत के लिए खतरे की घंटी क्यों है, इस पर मैं बाद में बात करूंगी। पहले ये पूरा विवाद समझना आपके लिए जरूरी है। म्यांमार में सेना ने 8 फरवरी 2021 को तख्ता पलट कर दिया था। 1 फरवरी को माफ कीजिएगा। म्यांमार की लोकप्रिय नेता और स्टेट काउंसिलर आंग सान सू की और राष्ट्रपति विन मिंट समेत कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद मिलिट्री लीडर जनरल मिन आंग हलिंग ने खुद को देश का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया और देश में 2 साल की इमरजेंसी की घोषणा कर दी।
दरअसल म्यांमार में नवंबर 2020 में आम चुनाव हुए थे। इनमें आंग सान सू की पार्टी ने भारी बहुमत जो है वो हासिल किया था। सू की पार्टी ने दोनों सदनों में 396 सीटें जीती। विपक्ष की यूनियन सॉलिडारिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी दोनों सदनों में केवल 33 सीटें जीत पाई। ये भी तब जबकि इसे सेना का समर्थन हासिल था। नतीजों से नाराज सेना ने जनता के फैसले पर सवाल उठाए और सू की पार्टी पर धांधली के आरोप लगाकर तख्ता पलट कर दिया। लेकिन इससे जनता भड़क गई और सेना के खिलाफ बगावत शुरू हो गई। किसने विद्रोह किया? पीपल्स डिफेंस फोर्स यानी पीडीएफ ने। कौन है पीपल्स डिफेंस फोर्स? पीडीएफ नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की सशस्त्र शाखा है, मतलब हटाई गई सरकार की हथियारबंद ब्रांच। 2021 को हुए तख्ता पलट के जवाब में वहां के लोकतंत्र समर्थकों ने मिलकर पीडीएफ को बनाया था। इसका गठन 5 मई 2021 को किया गया था। उसके बाद से ही म्यांमार की सेना और पीडीएफ में जंग छिड़ी रही। इसके बाद अब तक म्यांमार में 6000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। पीडीएफ के साथ कैंप विक्टोरिया नाम का एक और बागी गुट जुड़ गया है और ये मिलकर सेना का शासन हटाने की कोशिश कर रहे हैं। म्यांमार में किसकी सरकार है? जुंटा सरकार। जुंटा का मतलब क्या है? सैन्य तानाशाही। म्यांमार की जुंटा सरकार को सिर्फ 17% लोगों का समर्थन है। 50% लोग म्यांमार में लोकतंत्र चाहते हैं और बाकी बचे लोग कंफ्यूज हैं कि लोकतंत्र ठीक है कि सैन्य शासन। लेकिन पिछले 2 सालों से सेना की तानाशाही चल रही है और म्यांमार की मिलिट्री ने 2021 में तख्ता पलट के बाद $1 बिलियन यानी 8000 करोड़ के हथियार खरीद लिए, जो ज्यादातर रूस, चीन और सिंगापुर की कंपनियों ने बेचे हैं। अब वो हथियार गृह युद्ध या बगावत से निपटने के लिए यूज किए जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि म्यांमार में गृह युद्ध हो रहा है तो इसमें भारत के लिए किस बात में खतरे की घंटी है जो हम कह रहे हैं? तो म्यांमार की भौगोलिक स्थिति को आप समझिए, तब आपको लगेगा कि क्यों हम इस तरफ इशारा कर रहे हैं। दरअसल म्यांमार में जहां से सैन्य शासन के खिलाफ सबसे बड़ा विद्रोह हो रहा है वो है म्यांमार की चिन स्टेट। हमारे पूर्वोत्तर में मिजोरम के साथ म्यांमार की 510 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है और मिजोरम के 6 जिले, एक तो चम्फाई है, एक सियाह है, एक लांगटलाई है, सेरछिप है, हनाथियाल है, सैतुअल म्यांमार के चिन स्टेट से सटे हुए ये इलाके हैं और आप मैप में देख भी रहे हैं। ये जो म्यांमार का चिन स्टेट है ये गैंगस्टर्स का अड्डा है। यहाँ पर इलीगल स्मगलिंग होती है। यहाँ से भारत में दुनिया भर के हथियार और नशे की तस्करी की जाती है। चिन की सीमा चीन से भी लगी हुई है, वहाँ भी चिन से नशे की सप्लाई होती है। यहाँ पर कई गैंगस्टर्स अपनी हुकूमत चलाते हैं और यहाँ भड़की बगावत को दबाने के लिए पिछले 24 घंटे में म्यांमार की सेना ने इस राज्य पर खूब एयर स्ट्राइक किया और इसकी वजह से 5000 से ज्यादा लोग भागकर मिजोरम पहुंच गए। इसी चिन में म्यांमार की विद्रोही संगठनों ने ऑपरेशन 1027 चलाया, जिस पर भारत ने बारीकी से नजर रखी हुई है। 3 ब्रदरहुड अलायंस, जिसमें म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी है, MNDAA, देन अराकान आर्मी है और तआंग नेशनल लिबरेशन आर्मी, इन सब ने मिलकर सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 2021 में इसी इलाके से 31,000 से ज्यादा लोग पलायन करके भारत आए थे। अब मुद्दा है कि अगर भारत आ गए तो इसमें हमारा क्या नुकसान है? आप कहेंगे भाई इंसानियत है, मजबूर हैं, हम तो हमेशा मजबूरों की मदद करते हैं, कर्तव्य है हमारा। लेकिन यहाँ पर कहानी कुछ और है। इनके तार पूर्वोत्तर में हमेशा से ये कहा जाता है कि भाई जब एक सेटलमेंट होता है वहाँ पर बाहर से अगर कोई आएंगे और वो वहाँ के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने लगेंगे तो अशांति तो होगी। इसी के साथ मुझे आप इजाज़त दीजिए, देखते रहिए भारत 24।